Good afternoon to all of you. I hope all of you are able to hear me properly. My voice is perfectly all right to all of you. Give me a Y. एक बार Y टाइप कर दीजिए. क्लास जो है हम शुरू करने जा रहे हैं. टाइम चेंज मैं करूंगा एक बार ये टेस्ट वाला चैप्टर खत्म हो जाए. कल आखिरी दिन होगा इसका. जैसे ये खत्म होगा वैसे ही मैं बैच का टाइम जो है वो चेंज कर दूंगा. मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम रहेगा वो 1:30 रहेगा. 1:30 के आसपास का टाइम रहेगा इसका. ठीक है. मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल 1:30 के अराउंड जो है इसका टाइम पीरियड जो है हो जाएगा. क्लियर है. चलिए शुरुआत करते हैं. अभी तक आपको टेंस में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं. पिछले क्लास में अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको कंडीशनल्स के बारे में पढ़ा रहा था और मैं आपको बता रहा था कि कंडीशनल्स कैसे यूज करते हैं. अगर आप मुझे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पर भी तो आप सब लोगों से कहूंगा कि भाई सुबह का एडिटोरियल सेशन जो है उसको जरूर लगाइए. वो लगाना बहुत जरूरी है. स्पेशली आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है. साथ में मैंने आज एक एरर डिटेक्शन का मैराथन लगाया था. तो वो बच्चे जो पहले कभी पढ़ चुके हैं वो अगर आज के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि वाकई में एग्जामिनेशन का लेवल क्या है. क्योंकि क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के मैंने करवाए थे वहां पर. अगर नहीं देखा है तो आप उसको भी देखने की कोशिश करिएगा. आपका वो गोल होना चाहिए अगर आप एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम को क्रैक करने का सोच रहे हैं. क्लियर है. एक बार सारे रेडी हो. आर टाइप कर दीजिए. ये फ्यूचर वाला जो टेंस है इसको आज खत्म कर देंगे. कल जो है पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे और क्लास जो है जो हमारा टेंस चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा. इसके बाद जो हम पैटर्न बेस्ड चीजें करेंगे कुछ दिन. ठीक है. जैसे मैं फिलर्स को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और फ्रेज रिप्लेसमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि उनको कैसे किया जाता है या उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए. क्लियर है. चलिए एक बार आर टाइप कर दीजिए. लेट अस स्टार्ट दिस क्लास राइट नाउ. आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो थर्सडे से चेंज हो जाएगा. फ्रॉम थर्सडे इट विल बी 1:30 PM. हाँ, डाउट क्लास जैसे ही टेस्ट चैप्टर कंप्लीट होगा कल उसके बाद मैं 2 दिन आपको सिर्फ डाउट्स ही करवाऊंगा और एक असाइनमेंट शीट भी दूंगा ताकि आपकी वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो पाए. चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे. देखिए आपको ये तो याद होगा पिछले क्लास में मैंने आपको ये तो सिखा दिया था कि अगर हमारा मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर में लिखा होता है, अगर हमारा मेन क्लॉज जो है फ्यूचर में लिखा होता है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसको हमें प्रेजेंट में लिखना पड़ता है. कैसे. जैसे मैंने कहा वी विल आस्क फॉर द मनी when the time will come. ठीक है. we will ask for the money when the time will come. आप देखो मैं आपको सिंपल सा सुझाव दूंगा. अगर आप देखो मुझसे पहले से पढ़े हुए स्टूडेंट हो, आपने कहीं मुझे फॉलो कर रहे हो काफी समय से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. आप क्या करो, आप ये क्लास लगाओ, साथ में सुपर मॉक्स भी लगाओ और एडिटोरियल भी लगाओ. अगर आप नए स्टूडेंट हो जो डायरेक्ट पेड बैच में आए हो, उससे पहले कभी यूट्यूब में क्लास नहीं लगाई है, तो मैं आपको बता दूं आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्लासेस. द फर्स्ट वन इज एडिटोरियल एट 8 o'clock. द सेकेंड वन इज सुपर मॉक्स दैट हैपेंस एट 11 AM एंड देन देयर इज दिस पर्टिकुलर पेड कोर्स. ये तीनों जो है अगले कुछ महीने तक अगर आप साथ लगाएंगे, पैरेलली लगाएंगे, तो आप जो है 4 या जो भी आपका एग्जामिनेशन का टाइम है, डेट है, उससे पहले आप खुद को तैयार कर लेंगे एग्जाम के लिए. अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ के इस पेड बैच में एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है. आप चाहे इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो, आप सुबह 8 भी लगाइए, 11 भी लगाइए और ये भी लगाइए. अगर आप कमजोर हैं तो, अगर आपका लेवल ऑलरेडी बढ़िया है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है. डिस्क्रिप्टिव का क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं 6 तारीख से. ठीक है. तो आपके बैच में डिस्क्रिप्टिव भी शामिल है, उसका अलग से टाइम रहेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. आईबीपीएस पीओ का मेंस आने वाला है, वहां भी डिस्क्रिप्टिव की जरूरत पड़ेगी. तो इसीलिए 6th से मैं जो है डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट कर रहा हूं. उसको 2 टीचर्स पढ़ाएंगे, मेरे साथ एक फेलो टीचर और पढ़ाएंगे. ठीक है. पढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या कहा जा रहा है. अब आपको यह मैं सिखा चुका हूं कि जब हमारा कंजंक्शन, अब देखो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो है नहीं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये क्लॉज कौन सी बन रही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है. मैंने कहा जो कंजंक्शन से जुड़ी हुई क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेट होती है, जो दूसरी होती है उसको हम मेन क्लॉज कहते हैं.
तो अगर हमारी मेन क्लॉज किस में लिखी हुई है, फ्यूचर में लिखी हुई है, तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किस में लिखा जाता है, वो प्रेजेंट में लिखा जाता है। ये हमने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में सीखा था। व्हेन द टाइम कम्स जो है ये हम लिखेंगे। क्लियर है? पहले सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। व्हेन द टाइम कम्स, ये आप सभी को याद होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, वी विल आस्क फॉर द मनी so you will have to come on time. We will ask for the money so you will have to come on time. अब आप देखोगे यहां पर भी एक कंजंक्शन लगा हुआ है, लेकिन इस बार जो कंजंक्शन लगा है वो सबऑर्डिनेट नहीं है, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आपको याद होगा प्रीवियस टू प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था वो कंजंक्शंस जो फैन बॉयज से बनते हैं, वो कौन से कंजंक्शंस होते हैं, वो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। फैन बॉयज से बनने वाले कंजंक्शन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। तो ये आपका कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर आपकी मेन क्लॉज फ्यूचर में लिखी हुई है, तो अगर आगे लिखी हुई वाली क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट है, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। तो वहां पर हमें टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, हम जिस टेंस में लिख रहे हैं हम उसी टेंस में लिख सकते हैं। जैसे ये जो सेंटेंस लिखा है एकदम सही लिखा है, इसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अक्सर बच्चा क्या करता है, ये वाला रूल याद कर लेता है कि मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो इसको प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा, वो क्या करेगा, इसको भी प्रेजेंट में कर देता है। तो याद रखेंगे ऐसा आप तभी करें जब क्लॉज आपकी कौन सी लगी हुई है, सबऑर्डिनेट लगी हुई है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, हम 4 कंजंक्शंस की बात करेंगे। एक के बारे में हम थोड़ी सी बात पहले कर चुके हैं, और ये चारों ही कंजंक्शन फिलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो भैया कनेक्टर्स के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। इफ हो गया, इन केस हो गया, वेदर हो गया और दैट हो गया। ये 4 कंजंक्शंस को हम टच करेंगे। देखिए जब भी हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो फ्यूचर टेंस तब तक पढ़ा ही नहीं जा सकता जब तक हमने कंजंक्शंस को नहीं पढ़ा हुआ, जब तक हमें कंजंक्शन का, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इफ, इन केस, वेदर और दैट। आप देख रहे हो अभी आरआरबी पीओ का मेंस का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, इतने सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, जैसे जैसे वो शेयर कर रहे हैं मैं टेलीग्राम पर डालता जा रहा हूं। मेहनत करने का ना कोई वो नहीं होता, अगर आप मेहनती हो ना आप निकाल दोगे एग्जाम, आप सवाल करोगे ही नहीं, आप पढ़ोगे एग्जाम निकालोगे। सवाल जो ज्यादा करते हैं ना, जो इधर उधर की दुनिया में ज्यादा खोए रहते हैं, वो कम फोकस्ड होते हैं। फोकस करने वाला बच्चा चुप बैठ के ना अपने मिशन पे लगा रहता है, जब बहुत जरूरत होती है ना तब कुछ कहता है, तब कुछ सुनता है, वरना उसका गोल क्लियर होता है। मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेशन है। अब देखो जरा समझो इस बात को, आज के सुबह 11 बजे क्लास में भी मैंने यहां से क्वेश्चंस करवाए थे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा we will buy these roses dash the friends come। ठीक है, मैंने यहां पर एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है। वेब पोर्टल से मैं क्लास लेता हूं सर, बट मैं कुछ प्रॉब्लम फेस करता हूं, कुछ पीडीएफ शो नहीं होते और पीडीएफ इंस्टेंट अपलोड नहीं होता। शैलेश मैं देख लेता हूं बेटा, ठीक है, मैं एक बार आपकी प्रॉब्लम को आगे रेज कर देता हूं। वी विल बाय दीज रोजेस डैश द फ्रेंड्स कम। अगर आप गौर से देखोगे और समझोगे इस बात को तो देखो एक क्लैरिटी आएगी आपको। यहां पर अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, एक ऑप्शन इफ का दूं और एक ऑप्शन इन केस का दूं, तो जरा मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि इस वाले ब्लैंक में मुझे कौन सा ऑप्शन फिल करना चाहिए। मुझे इफ फिल करना चाहिए या फिर मुझे यहां पर इन केस फिल करना चाहिए। जरा सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचकर मुझे बताइए। ये जो ब्लैंक आपको दिख रहा है, जो भी आपकी अभी करंट नॉलेज है उसके आधार पर यहां पर मैं इफ यूज करूं या मैं इन केस यूज करूं।
वी विल बाय दीज रोजेस डैश द फ्रेंड्स कम। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात क्या है कि अगर आप, जैसे मैं देख रहा हूं अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, बिल्कुल मैराथन में करवाया था मैंने आज सवाल ये, अगर मैं यहां पर इफ लगाऊंगा तो भी ये सही है, और अगर मैं यहां पर इन केस लगाऊंगा तो भी ये सही है। दोनों में ये सही है, दोनों सही हैं। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको इफ और इन केस का डिफरेंस बता पाऊं। एग्जामिनेशन में जो सवाल आपके सामने आएगा उसमें या तो इफ ही आएगा या फिर इन केस ही आएगा, कोई एक ही कंजंक्शन जो है आप लगा पाएंगे। जरा हम समझते हैं, अब जरा हम समझते हैं इस बात को, गौर से देखते हैं कि देखो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर इफ कंजंक्शन लगाता हूं, क्या लगाता हूं, इफ कंजंक्शन लगाता हूं, तो ये जो बेटा इफ कंजंक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। इसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त होता है। तो जब हम इफ लगाते हैं तो एक तरीके से हम शर्त रख देते हैं। अब शर्त का मतलब क्या है समझो जरा, वी विल बाय दीज रोजेस इफ द फ्रेंड्स कम, मतलब हम ये जो फूल है खरीद तो लेंगे, इसको खरीदने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लेंगे, लेकिन कब खरीदेंगे, जब हमारे दोस्त आ जाएंगे। यानी फूल को खरीदने के लिए एक शर्त है, पहले वो आ जाएंगे तो फिर हम फूल ले आएंगे, ये कहा जा रहा है। आ जाएंगे तो हम फूल ले आएंगे, वो कहने वाला शायद ये कह रहा होगा पहले से फूल लेके क्या करें, अगर आए नहीं तो वो फूल बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए वो कह रहा है एक बार उन्हें आ जाने दो, फिर जो है हम फूल जो है वो ले आएंगे। जब हम इफ लगाते हैं तो इफ के बाद जो क्लॉज लिखा होता है वो एक तरीके से कंडीशन बन जाता है, और उसको हमें पूरा करना जरूरी होता है अगर हमें उससे पहले वाला काम करना है तो। यानी अगर हमें रोजेस खरीदने हैं तो उसके लिए हमारे दोस्तों का आना जरूरी है, अगर ये आएंगे नहीं तो गुलाब को तो जो रोजेस हैं वो खरीदे नहीं जाएंगे। तो इफ का मतलब ये है, जो हमारा बेटा इनकेस होता है, जो हमारा इनकेस होता है वो होता है हमारा कंजंक्शन ऑफ प्रिकॉशन। कंजंक्शन ऑफ प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है, सावधानी। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है, सावधानी। जब हम क्या करते हैं, जब हम इनकेस लगाते हैं, मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं वी विल बाय दीज रोजेस इन केस द फ्रेंड्स कम, तो यह कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, सावधानी के तौर पर, सावधानी मतलब प्रिकॉशन के तौर पर पहले ही रोज ले लेते हैं, पहले ही गुलाब ले लेते हैं, कहीं दोस्त आ गए तो, मतलब दोस्त आए और हमारे पास गुलाब हुए नहीं उनको देने के लिए, तो फिर भैया जाएंगे, हो सकता है मार्केट में ना मिले, तो एक काम करते हैं सावधानी के तौर पर पहले ही ले लेते हैं, कहीं अगर वो आ गए तो। अगर आप देख रहे हो ना तो इफ और इनकेस जस्ट ऑपोजिट मीनिंग देते हैं। इफ जब हम लगाते हैं तो इफ के बाद वाला जो क्लॉज है वो पहले होता है, जब हम इनकेस लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो बाद वाला क्लॉज है वो बाद में होता है और दूसरा वाला पहले होता है। बात समझ में आ रही है, ये दो डिफरेंसेस हमें समझने की जरूरत है इफ और इन केस को समझने के लिए। अब यहां पर तो देखो दोनों ही फिट बैठ रहे थे, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनेशन में हो सकता है छोटा सेंटेंस आपके पास आए, हो सकता है एग्जामिनेशन में बड़ा सेंटेंस आपके पास आए, चाहे छोटा सेंटेंस आए चाहे बड़ा सेंटेंस आए, एक चीज जो कॉमन रहेगी वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आज के सुबह आज का जो महामैराथन लगाया था उसमें भी मैंने सवाल दिया था, उसको मैं थोड़ा सिंपल वे में लिख देता हूं, आपको समझने में आएगा। मैंने कहा वी शैल टेक एन अम्ब्रेला डैश ट्रेन्स, वी शैल टेक एन अम्ब्रेला डैश ट्रेन्स, यही पहला सवाल था, यही पहला सवाल है आज का। अब अगर आपसे मैं कहूं कि आप यहां पर इफ लगाओगे, आप यहां पर इनकेस लगाओगे, तो आप लॉजिक लगाइए। अगर मैं यहां इफ लगा देता हूं तो इसका मतलब पता है क्या निकलेगा कि भैया पहले बारिश हो जाने दो, ये शर्त पूरी हो जाने दो, एक बार बारिश हो जाएगी तो हम अम्ब्रेला ले लेंगे, अगर बारिश हो जाएगी तो फिर अम्ब्रेला का करोगे क्या तुम, तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर इनकेस लगा दें तो इसका मतलब है कि हम सावधानी के तौर पर
पहले ही अंब्रेला ले लेते हैं, पहले ही अंब्रेला ले लेते हैं, कहीं बारिश हो गई तो सावधानी के आधार पर यह हमें सही लग रहा है, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इन केस होगा। हम लिखेंगे वी शैल टेक एन अंब्रेला इन केस इट रेन्स। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि सुनने में इफ एकदम सही लगेगा, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे आंसर भी इफ कर रहे हैं, लेकिन इफ राइट आंसर है नहीं, यहां पर हमें इन केस लगाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश होने के बाद आप अंब्रेला का क्या करोगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और पक्का करते हैं कुछ और सेंटेंसेस के सहारे। जैसे मैंने कहा आई विल टेक दिस मेडिसिन डैश आई कैच a cold. I will take this medicine dash I catch a cold. जरा सोचिए और समझिए कि अगर मैं आपको मौका दूं लगाने का यहां पर इफ या इन केस, तो लॉजिकल आंसर कौन सा होगा, इफ आंसर लॉजिकल होगा या इन केस आंसर लॉजिकल होगा। जो चीजें मैंने सिखाई हैं उसके आधार पर आंसर देने की कोशिश करिएगा कि यहां पर इफ को आप बेटर आंसर मानोगे या फिर इन केस को आप बेटर आंसर मानोगे। अब सपोज करो मैं यहां पर इन केस लिख दूं, मान लो मैं यहां पर इन केस लिख देता हूं, तो इसका मतलब पता है क्या निकलेगा, मतलब निकलेगा कि सावधानी के तौर पर पहले ही दवाई ले लेता हूं, कहीं मुझे कोल्ड हो गया तो सावधानी के तौर पर मैं पहले ही दवाई ले लेता हूं। कोई लॉजिक है इस बात का। मेडिसिन हमेशा तब ली जाती है जब आपको कोई एलिमेंट होता है, आपको कोई परेशानी है, उसके बाद मेडिसिन ली जाती है। तो हमें पता है कि सावधानी के तौर पर लेने का कोई मतलब नहीं है, मेडिसिन तो तभी ली जाएगी, मेडिसिन लेने के लिए शर्त क्या है, पहले कोल्ड होना पड़ेगा, पहले कोल्ड होगा, पहले सर्दी होगी, फिर मेडिसिन लेंगे, यानी सर्दी होना एक शर्त है, जब यह होगा तभी ये लेंगे। यानी यहां पर हमें इफ जो है वो एप्रोप्रिएट आंसर होगा, इफ जो है वो हमारा क्या होगा, एप्रोप्रिएट आंसर होगा। मैं ये मेडिसिन कब लूंगा, जब मुझे कोल्ड हो जाएगा, पहले मुझे कोल्ड होगा तब जो है मैं इस मेडिसिन को लूंगा। लॉजिक देखिए, समझिए इस बात को, याद करने का कुछ नहीं आपके एग्जाम में, सारा खेल समझने का है। अगर सुबह 11 बजे मैराथन क्लास लगाई है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी लगाई है तो मेरी बात पर भरोसा करो, समझो आपके एग्जाम में कुछ भी याद करने वाला नहीं है। नथिंग टू लर्न इट बाय हार्ट, नथिंग टू बी क्रैम्ड अप, कोई भी चीज नहीं, आपको सब समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो एग्जामिनेशन में मैं चाहे कितना भी बड़ा ज्ञाता हूं, कितना भी मैंने डिग्रियां हासिल की हो, मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगा, पूर्वानुमान नहीं लगा पाऊंगा कि एग्जामिनेशन में जब ये सेंटेंस लिखा आएगा तो यहां पर मेडिसिन लिखा आएगा, यहां पर वैक्सीन लिखा आएगा। अब सपोज करिए कि मैं यहां पर मेडिसिन की जगह वैक्सीन लिख दूं, अब सोचिए क्या आंसर चेंज होगा, सोच के बताइएगा, सारा खेल दिमाग का है। क्या अगर मैं यहां वैक्सीन लिख देता हूं, डू यू थिंक दैट आई हैव टू चेंज द आंसर ओवर हियर, यस और नो, बताइए सारे के सारे। वैक्सीन हम कब लेते हैं, वैक्सीन हम बाद में लेते हैं, पहले लेते हैं, वैक्सीन हम सावधानी के तौर पर पहले ही ले लेते हैं। सावधानी के वैक्सीन कोविड की कब लेते हो, कोविड होने के बाद लेते थे या कोविड से पहले लगा लेते थे, पहले लगा लेते थे ना, सावधानी के तौर पर, तो पहले लगा लेते हो, कहीं कोविड हो गया तो इस केस में जो है आंसर इन केस होगा। इस केस में आंसर क्या होगा, इन केस जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। सारा खेल समझने का है, दिमाग लगाने का है। अभी और पक्का करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग में मैं फिट करा दूंगा। पीपल बाय इंश्योरेंस डैश समवन गेट्स हर्ट। People buy insurance dash someone gets hurt. People buy insurance dash someone gets hurt. If और in case मुझे बताइए क्या लॉजिकल आंसर होगा, क्या लॉजिकल आंसर लगाएं यहां पर हम if को यूज करें या यहां पर हम in case को यूज करें।
बिल्कुल। अब आपको पता है पीपल बाय इंश्योरेंस, अगर मैं यहां पर इफ लगा दूं तो इसका मतलब पता है क्या निकलेगा? पहले चोट लगेगी, तुम बाइक से जा रहे थे और खंबे में टक्कर मार दी तुमने, अब तुम अपना खून बह रहा है और बहते बहते इंश्योरेंस वाले के पास जा रहे हो कि भैया ये चटक गया है, जरा थोड़ा इंश्योरेंस कर देना, कहीं इलाज करवा लूं। ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना। पहले चोट थोड़ी ना लगती है, पहले तुम इंश्योरेंस करवाते हो प्रिकॉशन के लिए, पहले प्रिकॉशन के लिए तुम इंश्योरेंस करवाते हो कि कहीं अगर तुम्हें चोट लग जाए तो इंश्योरेंस का काम ले पाओ। तो यानी ये सावधानी के तौर पर करवाया जाता है। तो इफ गलत हो जाएगा, यहां पर क्या होगा? इन केस जो है वो आपका राइट आंसर आएगा, इन केस जो है आपका राइट आंसर आएगा। अब वही देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पर बाय की जगह क्लेम लिख दूं तो जरा मुझे बताओ क्या आंसर चेंज होगा? अगर मैं यहां पर बाय की जगह इफ आई राइट क्लेम ओवर हियर, डू यू थिंक दैट द आंसर विल चेंज? यस और नो? अगर मैं यहां लिख देता हूं क्लेम, पीपल क्लेम इंश्योरेंस डैश समवन गेट्स हर्ट, तो क्या यहां पर हम यह कहेंगे कि लोग सावधानी के तौर पे पहले ही क्लेम ले लेते हैं कि भैया कल मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, आज जरा मेरा इंश्योरेंस कर दे, कल मेरा एक्सीडेंट होने वाला, पैसे दो, कल ठुकूंगा तो सीधा फिर दोबारा आना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, अभी एडवांस दे दो, एडवांस में मैं कल ठुकने जा रहा हूं दीवार में। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यानी अगर हम क्लेम कब करते हैं? जब पहले चोट लगेगी, यानी ये कंडीशन बन जाएगी। अगर ये कंडीशन बन जाएगी तो भैया क्या होगा? तो यहां पर क्लेम के साथ इफ सही हो जाएगा, बाय के साथ इन केस सही होगा। ये सारा लॉजिक है जो आपको एग्जामिनेशन में लगाना है, तभी आप राइट आंसर दे पाओगे। थैंक यू वेरी मच शैलेश बेटा, तभी आप जो है राइट आंसर दे पाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखता हूं, बिल्कुल पक्का क्लैरिटी बन जाएगा आपके दिमाग में, और फिर जो है हम नेक्स्ट कंजंक्शन पे जाएंगे जो फ्यूचर से रिलेटेड है। यू शैल कॉन्टैक्ट ऑन, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, यू शैल कॉन्टैक्ट दिस नंबर डैश एनी इमरजेंसी arises. You shall contact this number dash any emergency arises. अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और मुझे बताइए कि हम यहां पर इफ लगाने वाले हैं या इन केस लगाने वाले हैं। सोचिए जरा और आंसर दीजिए एवरीबडी। चलिए अब अगर आप देखेंगे यू शैल कॉन्टैक्ट दिस नंबर डैश एनी इमरजेंसी अराइजेस, तो कहने वाला क्या कह रहा होगा? कॉन्टैक्ट बंदा कब करेगा? अगर कोई इमरजेंसी आ जाएगी तभी तो करेगा ना, ऐसे तो नहीं करेगा कि अरे 2 घंटे बाद जो है मैं बेहोश हो जाऊंगा, जरा आ जाना, ऐसे थोड़ी ना होगा। कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी आ गई, तब हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो यहां पर हम इफ लगाएंगे। इफ जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आई थिंक आप सभी को मैं क्रिस्टल क्लियर कर पाया हूंगा कि इफ और इन केस में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में इन केस का एक सवाल आया था, ठीक है, जो मैं आगे आपको असाइनमेंट शीट में दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। क्लियर है तो सीएल दो एक बार। चलो अब जरा बढ़ते हैं दूसरे कंजंक्शन की तरफ, जो कि फ्यूचर से। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं जितने भी सेंटेंस लिख रहा हूं ना, ज्यादातर फ्यूचर में लिखे हुए हैं, इसीलिए मैं इसको फ्यूचर में करवा रहा हूं आपको। अब देखो दूसरे कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा ऑल ऑफ अस have a doubt
डैश ही विल कम। ठीक है, दूसरा, ऑल ऑफ अस हैव अ डाउट डैश ही विल कम और नॉट। All of us have a little doubt dash he will come। All of us are doubtful, uncertain, unclear, apprehensive, unsure, ambiguous dash he will come। All of us have no doubt dash he will come। All of us have little doubt dash। अब देखो, मैंने आपके सामने इतने सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, आप देख रहे होगे सारे सेंटेंसेस की थीम एक ही है। अगर आपने किसी किताब से पास में रट्टे मारे हैं या कोई आपने ऐसा कोर्स पढ़ा है जहां पर आपको चीजों को रूल की तरह याद करवाया गया है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 5602, तो आपके आसपास से भी ये हवा नहीं गुजरी होगी, आपने ये सीखा ही नहीं होगा। लेकिन अगर फैक्ट चेक की बात करें तो 2023 में ही एक क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में पूछा गया था, जिसको मैंने आज सुबह हमारे मैराथन में भी कवर किया था, जो कि इसी से लेना देना था जिसका। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि भाई हमारी जो लर्निंग है और जो वाकई में एग्जाम में आता है उसमें एक अच्छा गैप है, उस गैप को भरना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर सवाल वहीं दागता रहेगा और हम जो है हाथ खड़े करके वहां पे बैठ जाएंगे कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा। तो वो क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब आप देखिए यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी है कि हमारा कंजंक्शन ऑफ डाउट होता है। और आपको मैं बताऊं कि आपके एग्जामिनेशन में ये जितने भी ब्लैंक दिए हुए हैं, इन ब्लैंक्स में ज्यादातर बार आपको इफ लगाकर देंगे। क्या लगाकर देंगे? इफ लगाकर देंगे। हो सकता है आपको कहीं वेदर लगा के दे दें, हो सकता है आपको कहीं दैट लगा के दे दें। अब इफ तो मैं आपको सिखाया हूं कि इफ कहां लगाते हैं। अब वेदर और दैट समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक कंजंक्शन होता है जिसको हम कंजंक्शन ऑफ डाउट कहते हैं। कंजंक्शन ऑफ डाउट कह लो या फिर कंजंक्शन ऑफ चॉइस कह लो। और ये हमारा जो कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन होता है हमारा वेदर। जो हमारा वेदर कंजंक्शन है, इसको हम कंजंक्शन ऑफ डाउट कहते हैं या फिर कंजंक्शन ऑफ चॉइस कहते हैं। किताब भी इस चीज को रटवा देती है। रटवा क्या देती है मैं बताऊं, किताब में क्या लाइन मिलती है। वैसे तो कुछ किताबों में तो मिलती नहीं है, लेकिन जो थोड़े से ठीक लेवल की किताब में उनमें ये लाइन मिलती है कि अगर आपके वाक्य में, अगर आपके सेंटेंस में डाउट जाहिर किया जा रहा है, क्या जाहिर किया जा रहा है? डाउट जाहिर किया जा रहा है, तो आप वहां पर वेदर लगाएंगे, क्योंकि वेदर कंजंक्शन ऑफ डाउट होता है। आप इसको याद भी कर लेते हैं, रूल की तरह मान भी लेते हैं। आपके सामने मान लीजिए पहला सवाल आए, ऑल ऑफ अस हैव अ डाउट। आपको पता है यहां पर इफ लगा हुआ आएगा एग्जाम में, लेकिन क्योंकि डाउट लिखा है तो आप क्या कर दोगे? आप यहां वेदर लगा दोगे। ठीक है, सही भी है, वेदर एकदम राइट आंसर है। दूसरे सेंटेंस में आओ, ऑल ऑफ अस हैव अ डाउट डैश ही विल कम और नॉट। ठीक है, अब यहां पर दो हिंट है हमारे पास। एक तो देखो डाउट लिखा हुआ है, और दूसरा ये जो और कंजंक्शन है, और कंजंक्शन हमेशा वेदर के साथ ही पेयर बनाता है।
आमतौर पर क्या होगा, एग्जामिनेशन में आपको ऐसे दोनों ब्लैंक्स में इफ लगा हुआ आएगा, तो आपको क्या लगाना है, वेदर लगाना है। लगाने के कारण क्या है कि एक तो आप यहां पर डाउट शब्द लिखा देख रहे हो, दूसरा आपने देखा और कंजंक्शन लगा हुआ। तीसरे में आइए, ऑल ऑफ अस हैव अ लिटिल डाउट। आ लिटिल का मतलब आगे मैं सिखाऊंगा आपको, सम के बराबर होता है, कुछ होता है। तो अगर कोई कह रहा है कि मेरे कुछ डाउट्स हैं, तो इसका मतलब उसके डाउट है ना, तो यहां पर भी डाउट है, तो यहां पर भी निसंकोच जो है आप वेदर का इस्तेमाल करो, कोई भी इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां से अराइज होना शुरू होती है, प्रॉब्लम यहां से अराइज होना शुरू होती है जहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाने लगता है, थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाता है। तो वो क्या करेगा कि डाउटफुल से तो चलो आप समझ सकते हो, लेकिन वो डाउट शब्द को हटाकर दूसरे शब्द देना शुरू कर देगा। जैसे अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, क्लियर ना होना, अनक्लियर, क्लियर ना होना, एप्रीहेंसिव, जब आप एप्रीहेंसिव होते हैं तो आप उस काम को करने में झिझक रहे होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता कि करूं या ना करूं। तो यहां पर भी अनश्योर और एम्बिगुअस, इन सबका मतलब कहीं ना कहीं डाउटफुल के समान होता है, कंफ्यूज्ड के समान होता है। तो अगर कोई डाउटफुल है, अगर कोई कंफ्यूज्ड है, तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर वेदर ही आएगा, क्योंकि यहां पर हो सकता है डायरेक्ट डाउट जो है वो यहीं पे लिखा हो, लेकिन मीनिंग सबका क्या है, डाउट वाला ही मीनिंग है। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, वेदर लगा देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ऑल ऑफ अस हैव नो डाउट। अब कोई बंदा कह रहा है कि मुझे डाउट नहीं है, लेकिन जो रटने वाला बच्चा है वो इस शब्द को देख रहा है, अरे डाउट लिखा है वेदर लगाओ, डाउट लिखा है वेदर लगाओ। उसी तरह से यहां पर ऑल ऑफ अस हैव लिटिल डाउट, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ना के बराबर, आगे सिखाऊंगा मैं आपको। तो वो कह रहा है कि डाउट लिखा है वेदर लगाओ, लेकिन यहां पर आप इसका अर्थ देखिए। आप मुझे बस यस और नो में आंसर दीजिए कि ये जो आखिरी के दोनों सेंटेंसेस हैं, क्या इसमें कहने वाले के मन में डाउट है या नहीं है, बस इतना बता दो मुझे एक बार, सारे के सारे गिव मी द आंसर कि जो कहने वाला है क्या उसके मन में आपको डाउट नजर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये डाउट है ही नहीं। वो कह रहा है कि मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट है। याद रखें, एक होता है कंजंक्शन ऑफ डाउट और दूसरा होता है कंजंक्शन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब जब चीजें श्योर होती हैं, और जब श्योर होती हैं तो हम जो है यूज करते हैं क्या, दैट। और यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, ऑल ऑफ अस हैव नो डाउट दैट ही विल कम, ऑल ऑफ अस हैव लिटिल डाउट दैट ही विल कम। यकीन मानिए, जब ये क्वेश्चंस आपके सामने 5 ऑप्शंस लेकर आएंगे, इफ, वेदर, दैट, इन केस, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि जिसमें डाउट होता दिखे वेदर लगाइए, जिसमें और लगा दिखाई दे वेदर लगाइए, जिसमें कह रहा हो कि मुझे डाउट ही नहीं है दैट लगाइए, जिसमें बात कंडीशन की कर रहा हो कि ये शर्त पूरी कर दो तभी काम करूंगा तो इफ लगाइए, जिसमें बात प्रिकॉशन की कर रहा हो कि पहले सावधानी के तौर पर ये कर लेते हैं तो इन केस लगाइए। तभी जो है इन चारों कंजंक्शंस को लेकर आप बेहतर समझ बना पाएंगे। आई होप आप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा जो चारों कंजंक्शंस के बारे में मैंने बात की है। अगर क्लियर है तो एक बार CL टाइप करके दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जब आपको ये क्लियर है तो मैं आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और करवा देता हूं जिनका लेना देना इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, जो इनका इन्हीं से संदर्भ है। मैंने पहला सेंटेंस लिखा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग dash he said। I did not understand
डैश ही सेड, आई हैव बॉट almost everything dash he asked for. I have bought dash he asked. ठीक है, आपके सामने ये 4 सवाल लिखे हैं मैंने, मैं कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन है इफ, दूसरा ऑप्शन है इन केस, तीसरा ऑप्शन है वेदर, चौथा ऑप्शन है दैट, और पांचवा ऑप्शन है व्हाट। ठीक है, मान लीजिए ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है, मान लीजिए ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है, मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या आंसर देंगे। आप 1 2 3 4 करके बता सकते हैं, थोड़ा सा समय ले सकते हैं। जितनी भी आपकी नॉलेज है, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है, लेकिन जितनी भी आपकी नॉलेज है आप उसके आधार पर बता सकते हैं कि ये जो है क्या आप यहाँ पर लगाएंगे। चलो, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम सीधे सीधे सिंपल आंसर पर चलते हैं। देखो, एक चीज़ हम समझते हैं। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई बॉट अ पेन। ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखा इट वॉज कॉस्टली, इट वॉज कॉस्टली। आई बॉट अ पेन, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा इट वॉज कॉस्टली। जरा गौर से सुनना मेरी बात को। आप देख रहे हो कि ये 2 सेंटेंसेस हैं, ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अगर मैं इनको एक करना चाहूं या इनको जोड़ना चाहूं, मैं कैसे कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली, और मैं लिख सकता हूं आई बॉट अ पेन दैट वॉज कॉस्टली। दोनों ही सही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अभी ये पढ़ नहीं रहे हैं। ये कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। अब आप देखो कि मैंने 2 सेंटेंसेस लिए, दोनों को एक बना दिया। अब दोनों को एक बनाने के लिए मैंने सहारा किसका लिया? दैट का। हम जानते हैं 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंजंक्शंस कहते हैं। अब देखो, आपको क्या समझना है कि जो दैट कंजंक्शन होता है ना, इसकी एक खासियत होती है। पहली खासियत कि ये कंजंक्शन का काम तो करता ही है, 2 चीजों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन तो है ही। दूसरा खासियत इसकी ये है कि ये प्रोनाउन भी होता है। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, आगे हम सीखेंगे क्या बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये समझना है कि मैं इसको प्रोनाउन इसलिए कह रहा हूं कि जब भी ये लगता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी ये लगता है तो ये हमेशा अपने से पहले लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए लगता है। हमेशा जब भी दैट लगेगा, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है? असली परिभाषा प्रोनाउन की है कि अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन और अ प्रोनाउन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह अधूरी डेफिनेशन है। पूरी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर और सर्वनाम के स्थान पर जो वर्ड्स आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन इटसेल्फ। प्रोनाउन खुद को भी रिप्लेस कर सकता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो, यहां पर कह रहा है कि आई बॉट अ पेन दैट वाज कॉस्टली। क्या था? दैट।
दैट क्या है? पेन। दैट क्या है? पेन। तो ये पेन नाउन है, ये नाउन के बदले लगा है, तो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो हमेशा जब भी आप दैट लगा देखोगे, ध्यान से सुनना, जब भी आप दैट लगा देखोगे, ये बात तय है कि वो सेंटेंस तभी सही हो सकता है जब उस दैट से पहले या तो प्रोनाउन या फिर नाउन लिखा हो। अगर प्रोनाउन और नाउन उससे पहले लिखा है तभी वो सही है। अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, आई बॉट दैट वॉज कॉस्टली, अगर मैं ऐसे लिख दूं आई बॉट दैट वॉज कॉस्टली, तो इस सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं है। मैंने क्या खरीदा, क्या कॉस्टली था, पता ही नहीं। क्या दैट से पहले आपको कोई नाउन प्रोनाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो सेंटेंस गलत है। जब नाउन प्रोनाउन ना दिखे तो ऐसी सिचुएशन में आप लगाते हैं क्या? वॉट, और लिखिए आई बॉट वॉट वॉज कॉस्टली, मैं वो ले आया जो महंगा था। जब पहले नाउन प्रोनाउन ना दिखाई दे तो वॉट लगाइए, जब पहले नाउन प्रोनाउन दिखाई दे तो दैट लगाइए। इसी पर हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। आपको पता होना चाहिए वो शब्द जिनके बाद में थिंग लगा होता है या वन लिखा होता है, नो वन, सम वन, एनीथिंग, एनीवन, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। आगे पढ़ेंगे, इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। अभी के लिए इतना ही काफी है। अब आप आंसर दे दोगे। अब देखो, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, देखो इफ यहां आ नहीं सकता, कंडीशन है नहीं, इनकेस आ नहीं सकता, प्रिकॉशन नहीं, वेदर आ नहीं सकता, डाउट नहीं। यहां पर आप लगाओगे क्या? यहां पर आप लिखोगे दैट। क्यों लिख रहे हो दैट पता है? क्योंकि पहले लिखा है प्रोनाउन। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट इज, दैट का मतलब एनीथिंग, कुछ भी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया जो उसने कहा, दैट लगा दिया। दूसरे में आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, अब यहां पर क्या लगाओगे? क्या पहले कोई नाउन प्रोनाउन दिख रहा है? नहीं, लगाओ व्हाट। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। आ जाइए तीसरे वाले में, आई हैव बॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्या लगाएंगे? क्या लिखा है? एवरीथिंग, प्रोनाउन है ना, लगाओ दैट। आई हैव बॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही आस्क्ड फॉर, मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें ले आया हूं जो उसने मंगाई थी, एकदम सही है। अब यहां क्या लिखूं? आई हैव बॉट, क्या पहले नाउन प्रोनाउन दिख रहा है? नहीं, लगा व्हाट। आई हैव बॉट व्हाट ही आस्क्ड फॉर, आई हैव बॉट व्हाट ही आस्क्ड फॉर। तो आपके कॉन्सेप्ट्स में जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही क्लियरली आपको आपका एग्जाम दिखाई देगा। जितना आपका कॉन्सेप्ट्स मडल्ड होंगे, मडी होंगे, क्लियर नहीं होंगे, उतना ही आप एग्जाम में कंफ्यूज होते फिरोगे। अभी आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप सारे बच्चे बहुत सही समय पर जगे हुए हो, वैकेंसी आई नहीं है बट आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप थोड़े से सीरियस हो जाओ तो इन तीनों क्लासेस के माध्यम से, एडिटोरियल, पेड क्लास और सुपर मॉक्स, मैं आपको कम से कम एग्जाम के दिन तक उस लेवल पर तो ट्रेन करके ले जाऊंगा जिस लेवल पर आपको एग्जाम तो हलवा लगेगा, प्री एग्जाम तो पक्का लगेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने मेरे कहे पर काम किया और दूसरा सेल्फ स्टडी पर थोड़ा सा फोकस किया, रिवीजन बढ़िया रखा अपना, रेपिटेशन बढ़िया रखा, फिर आप कर ले जाओगे, बहुत बढ़िया कर ले जाओगे। आई होप सभी को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दो, सारे के सारे, एवरीबडी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। बात करेंगे किसकी? फ्यूचर। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रीडिंग स्किल बहुत जरूरी है होना। आपको लगता है कि ग्रामर अलग है, वोकैबुलरी नहीं, पढ़ना ही नहीं आएगा स्पीड से तो पेपर कैसे पूरा करोगे? एक फैक्ट बताऊं आपको, मैं ऐसे उलझुल हरकतें करता रहता हूं। SBI क्लर्क का एग्जाम हुआ था पिछले साल, ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूं। मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला, मतलब PDF होता है ना, जो प्रिंट आउट निकाला, सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन, आप सोचो कितने पेजेस में आया? 27 पेजेस में।
27 पेजेस में सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन आया। अब आपको आंसर तो बात की बात है, छोड़ दो, 27 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको, सोचो जरा। आंसर तो तब दोगे ना जब पढ़ोगे, 27 पेज पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। आधा घंटा तो आपके पास एग्जाम में ही होता है, 10 मिनट ज़्यादा आगे पीछे कैसे पता चलेगा? समझ में आ रही है ना? रीडिंग स्पीड बहुत बढ़ाने की जरूरत है, एडिटोरियल बढ़ाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। आसान टेंस होता है काफ़ी। सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के साथ विल लगाइए, विल के साथ बी लिखिए और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट लगाइए, विल लगाइए, बी लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दीजिए। इसको हम टाइमलाइन से समझते हैं। जैसे मान लो ये टाइमलाइन है, अभी हमारा जो टाइम हो रहा है वो 5-2 हो रहा है, तो 5-2 तो प्रेजेंट हो गया, 4-2 हम इसको पास्ट मान सकते हैं और 6-2 को हम फ्यूचर मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टाइमलाइन हो गई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। तो अब इतना हम जानते हैं कि अगर हम किसी पॉइंट पर, यानी अभी 5-2 पर कुछ कहते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अभी अपने बारे में क्या बोल सकता हूं? आई कैन से कि आई एम टीचिंग नाउ। अभी मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। यस और नो? मैं कह सकता हूं कि आई एम टीचिंग नाउ, बड़े सिंपल भाषा में, क्लियर कट तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम टीचिंग नाउ। इसमें कोई डाउट है नहीं, डाउट होना भी नहीं चाहिए, एकदम साफ साफ टू द पॉइंट बात है। उसी तरह से कोई मुझसे पूछे कि मैं 4-2 पर क्या कर रहा था, तो मैं क्या कहूंगा? आई वॉज टीचिंग देन। ये बात कहां की हो रही है? पास की। 4-2 पर क्या कर रहा था? आई वॉज टीचिंग। अभी क्या कर रहा हूं? आई एम टीचिंग। अब कोई मुझसे पूछे 6-2 पे क्या कर रहे होगे? आई विल बी टीचिंग। आई विल बी टीचिंग। आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, उससे एक ही सवाल मैंने देखा है एग्जाम में आते हुए, वो सवाल है स्टेट वर्ब्स का। मैंने आपको पढ़ाए हैं जो स्टेट वर्ब्स होते हैं। याद रखना बेटा कि स्टेट वर्ब्स किसी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखे जा सकते, ना तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में लिखे जा सकते, ना प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में लिखे जा सकते, और ना ही फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में लिखे जा सकते। जैसे मैं कहूं कि आई विल बी forgetting these essential details. I will be forgetting these essential details. तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो मैंने टेंस लगाया है वो क्या है? will be ing, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो जो वर्ब मैं यूज कर रहा हूं, वर्ब है फॉरगेट और एक स्टेट वर्ब है, पिछले क्लास में बताया। तो स्टेट वर्ब को आप किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। अब ये क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो जिस टेंस का कॉन्टिन्यूअस होना या जिस टेंस के कॉन्टिन्यूअस में लिखा हो, उसी टेंस के इंडेफिनिट में लिख दो उसके। तो ऐसे लिखो, आई विल फॉरगेट दीज एसेंशियल डिटेल्स। आई विल फॉरगेट दीज एसेंशियल डिटेल्स जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। दिस इज व्हाट द एग्जामिनर जनरली आस्क इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जनरली एग्जामिनर जो है वो ये चीज ही पूछता है। क्लियर है? तो एक बार CL टाइप करके दे दीजिए मुझे सारे के सारे। चलिए, सुबह भी कराया था मैराथन में ये वाला कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन करवाया था, प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ सवाल था। तो आज हम इतना ही लिमिटेड रखेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं करेंगे। कल जो है पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट जो है हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस पर जाएंगे। हम कुछ दिन टारगेट करेंगे फिलर्स को और फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस को, उसको लेकर 3 या 4 दिन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे से जो है मैं आपकी क्लास का टाइमिंग 1:30 कर दूंगा।
ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास रैप करते हैं और कल सुबह से एडिटोरियल सेशन में सारे के सारे ज़रूर मिलें, बहुत ज़रूरी है वो करना, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका।